Okay, so good morning, good afternoon. This is the second part of your mechanical properties of solid. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स और इंट्रोडक्शन देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी का. उसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस किया था. आज आगे बढ़ने वाले और सेकंड पार्ट में हमें कवर करना है हुक्स लॉ. सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है. यंग्स, बल्क्स और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तीन मॉड्यूलस पढ़ेंगे. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी इसी में आ जाता है. और नेक्स्ट है पॉइजन्स रेशो. हम यंग्स का एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि कैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रिलेशन आता है, कैसे उसका कर्व आता है. तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा. तो आईएमपी टॉपिक है हुक्स लॉ पे, यंग्स मॉडुलस पे, पॉइजन्स रेशो पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, उसके लिमिट्स पूछे जाते हैं. सो चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट हेडिंग लगाना है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ नाम हुक्स हो जाने के उनका हुक्स का बिजनेस नहीं था भाई, हुक्स लॉ नाम है उनका, तो हमें ज़्यादा उनसे तकलीफ देने का कोई काम नहीं है. हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, आईएमपी कर लो इसको. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ऐसा हुक्स का मानना था या उसका कहना था, उसका स्टेटमेंट है. किसमें? विद इन इलास्टिक लिमिट में. लिमिट के बाहर जाना नहीं है. ठीक है, कोई रबर वगैरह दो, रबर, स्प्रिंग. ओके, तो हमारे पास अभी ढेर सारी चीज़ें हैं. मैं एक स्प्रिंग चाहता था, ये तो मेरा अपना खुद का है, ब्रांडेड है. ये किसी ने अभी जस्ट कर्जा दिया है. और ये एक किसका है ये? हाँ, ये किसका है ये? क्या नाम? चंचल का है. तो ये टेलीफोन की वायर की तरह है. ठीक है, लेट इट बी. अब हुक्स के पास जाते हैं. हुक्स ने क्या कहा है? हुक्स ने कहा है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में रह के, लिमिट के बाहर नहीं जाना है. मतलब आप रबर को खींच रहे हो, बस इसका लिमिट खत्म हो रहा है, और खींचूंगा तो रबर टूटेगा, मुझे 20-25 रुपए का चूना लगेगा, वो अलग बात. ठीक है, फटका मिलेगा, वो अलग बात. ये इसका लिमिट है, इसके ऊपर खींचा जाना नहीं चाहिए. अगर हम इसकी इलास्टिक लिमिट में ही रहते हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा गया शायद. हाँ, वेरी गुड, ये अच्छी बात है. तो शायद ये रबर आप देख पाओ, पता नहीं ये दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है. मैं थोड़ा कैमरे के पास ले लेता हूँ. विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब ये भाई इलास्टिक ही रहना चाहिए, इतना मत खींचो कि टूट जाए. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जितना आप स्ट्रेस दोगे उतना ही चीज क्या होगी? स्ट्रेन. स्ट्रेस मैंने खींचा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, रबर पे क्या आया? स्ट्रेस आया. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जितना स्ट्रेस है उतना ही क्या है? स्ट्रेन. हमने क्या लगाया है रबर को, इस बारे में समझो. ये ओरिजिनल रबर, ये रबर को जब खींचा गया तो रबर स्ट्रेस के कारण खींचा गया. लेकिन हमने क्या लगाया था? स्ट्रेस मतलब जो हमने लगाया वो नहीं. हमने तो कौन सा फोर्स लगाया? डीफॉर्मिंग फोर्स. हमने क्या लगाया है? डीफॉर्मिंग फोर्स, या हम उसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स. ये हमने लगाया. जितना हम उसको उधर खींचने के लिए लगाएंगे उतना ही रबर अंदर लगाएगा. रबर क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए लगाएगा. तो ये कौन सा फोर्स है? स्ट्रेस, जो एक्चुअली रेजिस्टेंस कर रहा है. क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. ये अपोज करना उसका राइट है. क्या करना है? राइट. बट इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो और आपकी मम्मी आके बोलती कि बेटा मोबाइल मत खेल, है ना, वरना गाड़ा लगाना पड़ेगा, तो आप क्या मानोगे? नहीं. अगर आपकी मम्मी कहती है कि मोबाइल मत खेल, तो आप अपोज करते हो. उसी तरह रबर को आप उसके फॉर्म से डिफॉर्म कर रहे हो, फॉर्म उसका बदल दिया, तो वो भी क्या करेगा? अंदर खींचने की कोशिश करेगा. यही तो आपका फोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है. लेकिन याद रखना, फोर्स ऑफ स्ट्रेस ही लगभग किसके बराबर है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है. तो स्ट्रेस वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है. इसलिए मैंने कहा कि जितना आप स्ट्रेस लगाओगे, कितना है स्ट्रेस? रबर पे आया स्ट्रेस, जितना मैंने एक्सटर्नल लगाया, तो भाई दोनों भी सेम है. तो मैं बोलता हूं जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही खींचा चला जाएगा. हिंदी में जितना खींचोगे उतना ही खींचा चला जाएगा. ये किसने कहा है? हुक्स ने. आई बात समझ में? जितना खींचोगे उतना खींचा चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ. बट ये क्या करना है? विद इन इलास्टिक लिमिट. सर मैं और खींचूंगा और खींचूंगा, भाई फट जाएगी. और ज़्यादा ही खींचोगे तो जो भी चीज़ है वो क्या हो जाएगी?
फट जाएगी। अगर फटने से बचना है तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के ही इसको खींचना चाहिए। सो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लिमिट के बाहर नहीं कर सकते, वरना उसकी क्या खत्म हो जाएगी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टिक बॉडी में। प्लास्टिक बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है। परमानेंट क्या हो जाती है, डिफॉर्म, टूट जाती है। उसी परमानेंट डिफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, सेट। क्या बोला जाता है, सेट। अब मैं सेट का एग्जांपल बताऊंगा जब आएगा तब, अभी तो हमारा फोकस है हुक्स लॉ पे। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमें समझना है, ठीक है। चैप्टर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, एक सिंबल लगा देते हैं हम उसके लिए। स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं m मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। मैं स्ट्रेन को नीचे भेज देता हूँ, m इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस m को कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज रियली आईएमपी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस मतलब भाई उसका परफेक्ट वैल्यू किसी चीज के लिए। रबर का इलास्टिसिटी अलग है, स्टील का इलास्टिसिटी अलग है। स्टील की स्केल होगी, कल किसी ने दी थी, बड़ा मन करके दे दो फिर से एक बार। तो रबर का इलास्टिसिटी कम, हाँ रबर का इलास्टिसिटी अलग है, रबर का इलास्टिसिटी अलग है, स्टील का इलास्टिसिटी अलग है। किस पे डिपेंड है, ये स्टील की स्केल रबर के बराबर क्यों इलास्टिसिटी बताती है, तो आप कहोगे इलास्टिसिटी इज डिपेंड ऑन मटेरियल या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का वैल्यू किस पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन, वेरी आईएमपी, डिपेंड ऑन मटेरियल। किस पे डिपेंड है, मटेरियल। भाई बात समझ में। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू किसकी वजह से, रबर से। सो रबर ज्यादा लगता क्यों, हमें दिखता है क्योंकि खींचने में ज्यादा ताकत नहीं लगती ना, तुरंत देख सकते हैं। लेकिन स्टील का ऐसा नहीं, भले ये सिंगल स्केल है तो टाइम लगेगा। आपने कभी वो देखा है ओलंपिक में, वो जो जंप करते हैं ऐसे आते हैं, 2-3 बार ऐसा करते फिर डक 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 करके नीचे चले जाते हैं। ये क्या है, इलास्टिसिटी। इट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल। इलास्टिसिटी डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल पे। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस क्या होता है, रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल। ठीक है, एक बार छाप लो, फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में ही करेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगा दिया m, स्ट्रेन को भेज दिया इधर, सो m इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो m कहलाया आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसको मॉड्यूलस का मतलब नहीं समझता, मॉड्यूलस मतलब भाई सिंपल वैल्यू। सिंपल क्या दिमाग में रखना है, वैल्यू किसकी, इलास्टिसिटी की। हो सकता है रबर इतना खींचा जाए तो आपको नहीं सर आपका शर्ट भी खींचता हूं, नहीं भाई ये इतना नहीं खींचा जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी क्या है, कम। आई बात समझ में। हर मटेरियल की इलास्टिसिटी अलग अलग है, उसकी वैल्यू हमें ढूंढना है। आई बात समझ में। लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग कुछ अलग होता है, ये छाप लिया होगा आपने। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी it is resistance offered by body or material of body। ये वो अपोजिशन है जो मटेरियल ने या बॉडी ने आपको किया। बॉडी मटेरियल से ही बनी है, उसको अपोजिशन है। to maintain its original condition, to maintain its original condition। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली इसका ये भी मीनिंग आप ले सकते हो, m इज इक्वल टू क्या निकला है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमें अलग अलग मटेरियल का मॉड्यूलस चाहिए कि भाई ये कितना एडजस्ट कर लेगा।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो स्केल है ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, शायद आप इसको देख पाओ, अगर इस पे व्हीकल चला भी जाता है, वजन भी आता है, तो वो टूटता नहीं है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। मैं इसको कहूंगा डिप्रेशन। क्या कहूंगा? डिप्रेशन। क्या आपको ऐसे रोड चलेंगे जो ज्यादा ही डिप्रेस होते हो? नहीं। डिप्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लोड को सस्टेन करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है। एकदम नॉमिनल डिप्रेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। तो हमें ये किससे पता चलेगा? केवल और केवल मटेरियल से। लोग आके या व्हीकल आके इस पे प्रेशर देंगे, लेकिन इसको उस प्रेशर को झेलते हुए या उसको एडजस्ट करते हुए या उसकी बेयर करते हुए, लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखिए, इसको क्या रहना है? स्टेडी स्टेट। इसको झुक नहीं जाना है। लेकिन वजन आएगा तो वजन के कारण ये झुकेगा, थोड़ा सा डिप्रेस होगा, लेकिन कितना डिप्रेशन आना चाहिए? बहुत ही स्मॉल। अगर बहुत ज़्यादा ये वजन उठाता है और बहुत कम डिप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा वजन उठाता है और बहुत कम डिप्रेस होता है, इसका मतलब क्या है? इसकी मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाने के लायक है। अगर ये ज़्यादा वजन उठाएगा तो वही स्टील मटेरियल हम ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। अगर ऐसा स्टील आ गया कि गाड़ी जाते ही वो झुक जाए, तो क्या ऐसा ब्रिज करेंगे? लोग तो फिर वहाँ पे वो ये खेलने आएंगे, क्या बोलते हैं, जम जम खेलने आएंगे, छोटे बच्चे, है ना, ट्रम्पोलिन पार्क की तरह हो जाएगा, लोग आएंगे और मज़ा आएगा, जॉनी जॉनी पप्पा करेंगे। हमें कैसा मटेरियल चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठाए और बहुत भी लोड आ जाए तो नॉर्मल डेविएट हो। नॉर्मल क्या हो? डेविएट। उसके लिए हम क्या निकालते हैं? मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल। तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था कि भाई मटेरियल इलास्टिक चाहिए, लेकिन मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर बाय, ये विरोध है, अपोज करता है। जब आप किसी ब्रिज पे लोड देते हो, मानो ये वजन रखा है, ये गाड़ियाँ है सारी, ट्रक्स है, तो ट्रक्स का वजन आने के बाद भी ये क्या करे? ट्रक उसको कहाँ खींचने की कोशिश करेगी? नीचे, क्योंकि ट्रक का और खुद ब्रिज का वजन कहाँ जा रहा है? नीचे, mg। ये गाड़ी का वजन mg और खुद अपने ब्रिज का भी वजन नीचे आएगा, mg ऑफ ब्रिज। तो सब ये कुछ चीज़ें नीचे जाना चाहती है, लेकिन इसके अंदर जो स्टील है वो उसको क्या मेंटेन रखने की कोशिश करेगा? ऊपर। बहुत कम झुकेगा, समझेगा भी नहीं, इतनी स्मॉल वैल्यू है। इससे क्या पता चलेगा हमें? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी और मटेरियल टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, छापो इसको, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। छापा आपने? तो यही मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी है। आप उसको एक तो ये कहो कि भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, कितना स्ट्रेस लगाने के बाद कितना स्ट्रेन होता है, कितना अपोजिशन होता है मटेरियल के द्वारा, वही इलास्टिसिटी है। अगर मटेरियल ज़्यादा अपोज करने वाला होगा तो वो बॉडी, वो स्लैब, वो जो भी बीम है वो क्या करेगा? सस्टेन कर पाएगा, वरना नहीं करेगा। उसका एक बढ़िया ग्राफ है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो यहां से आपको ग्राफ को क्या मिलता है? मानो कि आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस क्या किया आपने? बढ़ाया। यहाँ पे चाहिए तो नया ग्राफ बना लेते हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब भाई फोर्स लगाना या इंटरनल स्ट्रेस, और स्ट्रेन मतलब खींचा चला जाना। आप स्ट्रेस लगा रहे हो, चीज को स्ट्रेस लगा रहे हो, और वो जो भी चीज है वो क्या कर रही है? स्ट्रेन कर रही है। स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेन, स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेन। तो जितना आप खींचोगे उतनी चीज क्या होगी? खींची चली जाएगी, और चीज अपोज भी करेगी। अब सोचो मुझे इस दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना है कि यहाँ पे कितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिख रहा है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालना मतलब क्या निकालते हैं? व्हाट इज स्लोप? कैलकुलेट करना। स्लोप निकालना मतलब ही क्या निकालते हैं हम? एक्चुअली उसका tan थीटा निकालते हैं। चलो स्लोप निकाल के देखते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसको मैं मानता हूँ x1 और इसको मानता हूँ x2। ये क्या? x1 पहली रीडिंग, पहले यहाँ था और उसके बाद और स्ट्रेस लगाया तो कहाँ चला गया? ऊपर। ये क्या है? y1 और ये क्या है? y2। आई बात समझ में? तो चलो इसका एक छोटा ट्रायंगल बना लेते हैं। इस इतने छोटू से पार्ट के लिए, इतने से पार्ट के लिए मुझे क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं? उसकी m की वैल्यू, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू। कैसे निकाली जाएगी? तो आपको पता है कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह हम क्या निकालते हैं? स्लोप। अगर आपको tan लिखने में कंटाला आ रहा है तो आप डायरेक्टली स्लोप लिख दो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप।
इस तरह स्लोप निकालते हैं हम, सिंपल सी बात। क्या है यहाँ पे x2 का है, देखो ये वैल्यू किसकी है x1 और ये वैल्यू किसकी है x2 की, ये y1, ये इधर का पॉइंट किसका है y1 और ये पॉइंट कौन सा है y2। चलो यहाँ का tan एंगल लेते हैं, दिस इज tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा इन दिस ट्रायंगल? tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड कैसे निकालोगे आप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। सो ऐसे कैसे, अरे भाई ये मानो ये आपका घर है, यहाँ पे ये आपका घर है, आप घर में ही हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपने 0, आप किस पोजीशन पे हो तो y1 पोजीशन पे हो, कितना है 0। और उसके बाद आप स्कूल चले गए, ये आपकी y2 पोजीशन है, यहाँ पे आप आ गए 5 किलोमीटर। तो बताओ आप डिस्प्लेसमेंट की दुनिया में कितना ट्रैवल किए हो, तो आप कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 किलोमीटर माइनस 0 इज इक्वल टू 5। वैसे तो किया एक्चुअली मैंने y2 माइनस y1 मतलब ये वाली लेंथ ली, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सर मतलब स्लोप निकालना मतलब क्या निकालना है, tan थीटा निकालना, वही तो मैं बता रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि इतने रीजन में क्या हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिला है, इतना लोड आएगा तो क्या हमारा ब्रिज सस्टेन कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो हमें बोर्ड लगाना पड़ेगा, हेवी व्हीकल्स नॉट अलाउड। सीधी सी बात है। अगर आपने ब्रिज बनाने में पैसे खा लिए हैं और ब्रिज बहुत ही घटिया बन चुका है तो आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा, हेवी व्हीकल नॉट अलाउड, गेम खत्म। अगर आपने बहुत ही मेहनत करके कैलकुलेट करके लोड बेरिंग कैपेसिटी से भी अच्छा मटेरियल यूज किया है तो फिर आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अच्छा है, आपका जो मटेरियल है ब्रिज के अंदर जो लोहा डाला है वो वजन उठा लेगा, इतना ही वो समझाना चाहते हैं। तो कभी कभी हुक्स लॉ पूछा जाता है एग्जाम में, सीबीएसई एनसीईआरटी की एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये रहा उसका थ्योरेटिकल पार्ट। जब न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाएंगे तो एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखा जाएगा। सो व्हेन यू कैलकुलेट द स्लोप यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द tan थीटा। तो आपको बस यहाँ पे वो थीटा लगाना है, सामने वाली साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हो गया आपका, कोई भी पॉइंट का आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपके समझ में आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कुछ नोट्स हमें चाहिए और ये नोट्स आपके दिमाग में आप रखना, इसको सेव कर लेना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो चलो देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पहला पॉइंट क्या है, इज डिफाइन एज अ स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। ये डेफिनेशन आपने अभी जस्ट लिखी है। डेफिनेशन क्या है, एज अ स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हमने क्या देखा, हमने स्लोप ही तो लिया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या सीखा है मैंने, m इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बराबर ऐसे ही सीखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये स्ट्रेस है, ये क्या है स्ट्रेस। तो अगर ये स्ट्रेस है तो ये जो पॉइंट हमने लिए यहाँ से, ये कौन से पॉइंट है y1 y2, ये y1 y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेस को। तो मैं क्या लिख दूँ, y1 y2 रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेस। और ये बताओ ये x1 x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 x2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेन। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट से ग्राफ मिला है, सो दिस पार्ट इज शोइंग द स्ट्रेस बिकॉज आई एम गिविंग द नेम, they given the name stress and the bottom side is on the x axis they given a strain। तो भाई अब बनाओ, इसी फॉर्मूले को लगाओ। चलो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या लगाते हैं हम, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ आप बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कर सकते हो। व्हाट इज दिस, स्लोप ऑफ ग्राफ इज एक्चुअली यू आर कैलकुलेटिंग द tan थीटा, यू आर कैलकुलेटिंग द tan थीटा। लगाओ tan थीटा यहाँ पे, चलो लगा के देखते हैं। व्हाट इज tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा मतलब यही आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट व्हाट इज y2 माइनस y1, दिस इज गिविंग द टोटल स्ट्रेस। सो क्या मैं लिख दूं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज स्लोप एंड tan थीटा आर सेम। तो क्या है y2 माइनस y1 की वैल्यू, वो है स्ट्रेस, अपॉन x2 अपॉन x1 क्या है, x2 माइनस x1 क्या है, स्ट्रेन। दैट्स इट, ये है। तो आपको कॉन्सेप्ट सीख के उस पर मैथ्स लगाने सीखना है। कोई भी ग्राफ आ जाए उसका स्लोप निकालोगे स्ट्रेस स्ट्रेन्स का, तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा ही आपका स्लोप कहलाता है। कैसे, तो ये चेक कर लो, दोनों के आंसर अगर सेम है सो कैन बी राइट, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। याद रखना लाइफ में कभी भी मैथ्स हो या कोई भी लॉजिकल काम हो, स्लोप ही होता है आपका tan थीटा। तो आप tan एंगल लगा सकते हो। tan एंगल क्या होता है, सामने वाली साइड फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या आप बोलते हो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इससे आपको क्या मिलता है, स्लोप का बिहेवियर।
मतलब कितना कितना स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, क्या बोल रहा है वो, कितना स्ट्रेस बढ़ाने से कितनी वायर खींची गई, कितना स्ट्रेस बढ़ाने से कितनी वायर खींची गई। एक एग्जांपल लेते हैं, शायद ऐसा लगा कि अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, ठीक है, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, फोर्स अपॉन क्या है, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ना, तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स लगाने के बाद वायर कितनी खींची गई, मानो वायर खींची गई 2 सेंटीमीटर। ये क्या मिला हमें, इलॉन्गेशन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इलॉन्गेशन कॉन्सेप्ट डीपली करेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तो और मजा आएगा। मानो कि मैंने कितना स्ट्रेस लगाया, कितना स्ट्रेस लगाया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसके बाद वो रस्सी कितनी खींची गई, 2 सेंटीमीटर। अब मैं आपको और बता रहा हूं, जब मैंने 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया तो ये कितनी खींची गई, 4 सेंटीमीटर। अब आप जवाब दो, अगर मैंने 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया तो कितना खींचा जाएगा, कैसे पता चल गया आपको, ग्राफ की वजह से। ग्राफ ये बताता है इतना खींचा तो इतनी खींची जाएगी, इतना खींचा तो इतनी खींची जाएगी। एक ट्रक खड़ी रही तो आपका पुल थोड़ा सा बेंड होगा, 2 खड़ी रही तो थोड़ा बेंड होगा, 50 खड़ी रही तो इतना बेंड होगा। फिर वो आपका पुल का लिमिट और उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी आप निकालोगे कि ये पुल केवल और केवल एट ए टाइम 100 ट्रक का वजन सह सकता है, उसके बाद ये टूट जाएगा। फिर आपको रिस्ट्रिक्शन लाने पड़ेंगे या आपको मटेरियल ही अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए। ये सिखाया जा रहा है। किस पे डिपेंड होता है वो, समझ रहा है, किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। भाई मटेरियल कैसा यूज किया है, और ब्रिज में कौन सा मटेरियल है, स्टील। इस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन सा मटेरियल है, स्टील। तो सब ये लोग स्टील स्ट्रक्चर, इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है जो आपको बताता है कि अच्छा 7 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है ना, तो आपको बेसमेंट में कम से कम 28 mm का बार डालना पड़ेगा, लोहे का रॉड। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखना, भले हम 12th के बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रखना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। जब तक ये ग्राफ चलता रहेगा, स्ट्रेस दे रहे हो स्ट्रेन मिल रहा है, स्ट्रेस दे रहे हो स्ट्रेन मिल रहा है, स्ट्रेस दे रहे हो स्ट्रेन मिल रहा है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, उसके बाद वो इलास्टिक नेचर छोड़ देता है। उसी लिमिट को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट। मानो आपने इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दिया, तो अगर बाद में आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे भी, अगर आपने इलास्टिक लिमिट क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जैसे कि ये रबर है, ये थोड़ा सा प्लास्टिक से बना है, अगर मैं इसको लिमिट से ज़्यादा खींच लेता हूँ, ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा, तो ये पहले से ज़्यादा ही खींचा हुआ हमें दिख रहा है। शायद ये वीडियो में इतना अच्छे से तो नहीं दिखेगा, लेकिन मानो कि चलो प्लास्टिक की चेयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। मानो ये प्लास्टिक की चेयर है और ये चेयर का वज़न उठाने का जो कैपेसिटी है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये उसकी कैपेसिटी कितनी, भाई कोई 60 किलो का आदमी उस पर बैठ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ के इसी चेयर पे कोई 80 किलो का नौजवान खाते पीते भर का इंसान बैठ गया, तो बताओ इस चेयर के जो पैर है कैसे हो जाएंगे, टेढ़े। गेस्ट आए हैं और आपको ध्यान भी नहीं किया चेयर की टंगड़ी टेढ़ी हो चुकी है। आपके पापा दूर से टेंशन में देख रहे हैं, अरे यार 500 की चेयर है, अभी तो लाई थी, एक साला सांड खा पी के आ गया और बैठ गया यहाँ पे। लेकिन वो व्यक्ति जो है ना आपका जिगरी दोस्त है, आपके पापा की प्यारी चेयर है, उस पर पेपर पढ़ते पापा, लेकिन आपका एक 80 किलो का दोस्त आया, उस पर बैठ गया और उसकी जो तंगड़ियाँ है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, तंगड़ियों से भी आंसू निकल रहे हैं, है ना, पहले तो कभी कभी गम था, आंसू निकल रहे। आपका ध्यान नहीं था, आपने आपके दोस्त को देखा है भाई क्या, और आप भी आके चेयर पे बैठ गए उसके साथ, तो गारंटी मानो कि पिछवाड़ा सूझना तय है, पिछवाड़े पे बहुत फटके मिलने वाले, क्योंकि जैसे ही आप बैठोगे उसका लिमिट ऑलरेडी खत्म, और ये टंगड़ी आपको हवा में उड़ती हुई नजर आएगी और आपको दरवाजा ढूंढ के घर से बाहर भागना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बताओ कि अगर आपके जाने के बाद पापा फिर से चेयर को खड़े कर दें तो क्या वही टांगे, चेयर की जो वो लेग्स होते हैं, क्या वो फिर से वापस आ जाएंगे, नहीं, वो परमानेंटली क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म। क्या वो अब वापस आने वाले, नहीं। इसका मतलब वो अब जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में क्या हो गए हैं, सेट। जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में क्या हो गए हैं, सेट। इसको बोलते हैं सेट। परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेट।
प्लास्टिक की जो चीज़ होती है, रबर में खींच रहा हूँ, अगर ये रबर खींचते खींचते लिमिट के बाहर खींचा और ये टूट गया, तो बताओ क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ पाएगा? नहीं। तो इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। इसका मतलब है अब 100% डिफॉर्म हो गया है। क्या बोलने का उसको? सेट। चलो डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। बताओ डायमेंशन क्या है? डायमेंशन के बारे में सोचो, क्या होता है इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताओ स्ट्रेन के डायमेंशन क्या होता है? स्ट्रेन के डायमेंशन होते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। याद रखना स्ट्रेन हैज नो डायमेंशंस, स्ट्रेन को कोई भी डायमेंशन नहीं है। एग्जांपल, अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लूँ, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का डेफिनेशन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ मर गया, तो क्या बचा सर? कुछ भी नहीं। क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो स्ट्रेन जितने भी है उनके डायमेंशन क्या है? 0। उसको बोलो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो वही इसका स्ट्रेन का क्या डायमेंशन है? 0, L0, M0, T0, कोई भी डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेस के क्या डायमेंशन है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला? वेरी गुड। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशन L1, M1, T-2। एरिया किससे बनता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। तो मीटर का सॉरी गलत बोल दिया, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो ये ऊपर चला गया तो स्ट्रेस क्या आएगा आपका? L1 से L2 चला गया तो L-1, M1 एज इट इज और T-2। तो हो गया। इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन क्या लिखना है? L-1, M1, T-2। अगर कभी पूछ लिए जाए, वेरी वेरी IMP कर दो इसको। L वापिस लिखता हूँ, L-1, M1, T-2। दिस इज रियली IMP, पूछे जाते कभी कभी। ठीक है, छप। ओके डन। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे ख्याल से कोई टफ पार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में 3 टाइप के मॉड्यूलस पढ़ने हमें। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में कितने पढ़ेंगे हम? 3 टाइप के। पहला हेडिंग लगा दो, फर्स्ट मॉड्यूलस जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम यंग्स मॉड्यूलस। कौन सा मॉड्यूलस पढ़ेंगे? यंग्स। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा उसमें टोटल कितने मॉड्यूलस पढ़ेंगे? 3 मॉड्यूलस। पहला यंग्स मॉड्यूलस। क्या पढ़ना है? यंग्स मॉड्यूलस। नेक्स्ट पढ़ना है यंग्स मॉड्यूलस, वाई सिंबल से दिखाते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है बल्क मॉड्यूलस, उसको बोला जाता है के। थर्ड पढ़ना है आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या आप उसको शेयरिंग मॉड्यूलस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका सिंबल होता है ईटा। इस सिंबल से आप देख सकते हो। 3 मॉड्यूलस पढ़ने हैं, क्योंकि आपने 3 टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन भी पढ़े हैं। 3 टाइप के क्या पढ़े हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन। अब मैं उसको एकदम सिंपल और जुगाड़ के फॉर्म में आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। पहले तो आप इतना ध्यान में रखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट, दे कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट टाइप। द फर्स्ट वन इज यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड द लास्ट वन इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते इसके लिए। पहला मॉड्यूलस है यंग्स मॉड्यूलस। मैं यंग्स मॉड्यूलस सिखा तो दूंगा आपको, लेकिन उसके पहले ना कुछ रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसको बहुत इजी तरीके से पढ़ लेंगे। अब हमें कोई इसका टेंशन लेने की बात नहीं। चलो पहला हम हेडिंग लगाते हैं, इधर एक लिस्ट बनाते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस, और इधर क्या बनाते हैं हम? स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल, टेंसाइल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या फॉर्मूला इसका? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब आप इसी की डेफिनेशन इधर लिखो, टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्या फॉर्मूला होता है इसका? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और उसका पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया था? छोटा l अपॉन l। याद है ये सब कुछ? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पूरा एक्सपेरिमेंट है। एक रबर बताया था, रबर की ओरिजिनल लेंथ l थी, उसके बाद रबर को खींचा गया तो रबर की ओरिजिनल यहाँ तक तो l है, लेकिन जो नई एक्स्ट्रा लेंथ मिली वो कितनी है? छोटी l। तो बताओ टोटल कितनी l होगी? l प्लस l।
तो ये न्यू वाली लेंथ है, चेंज इन लेंथ L प्लस एल माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, एल कट हो गया, L अपॉन एल यहाँ आ गया। ये याद है आपको? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एंड दिस इज व्हाट? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का अर्थ होता है फोर्स ऑन अप्लाइड फोर्स ऑन पर्टिकुलर एरिया। स्ट्रेन होता है टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ, नई जो लंबाई खींची गई है अपॉन ओरिजिनल लंबाई। आई बात समझ में? यंग्स मॉडुलस क्या है ये मैं बताता हूं। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या हम टेंसाइल भी लिख सकते हैं, टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सर ये क्या? ये तो फॉर्मूले तो आपने लिख दिए पहले ही, इसलिए तो लिखा इतना सारा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या? F अपॉन ए, इसका क्या है? L अपॉन, क्या लिख दें यहाँ पे? F अपॉन ए, ये हो गया स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय L अपॉन एल। डू यू नो फोर्स कितना होता था जब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया? जब हमने यंग्स मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट किया तो वो जो रबर था उस पर हमने क्या लगाया था? वजन। वजन लगाने के कारण वो क्या हो चुका था? इलोंगेट हो चुका था, खींचा गया था। तो कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे? mg। कौन सा लग रहा है? mg। तो क्या मैं लिख दूं फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? mg। और कितना एरिया चेंज होगा इसका फिर? पाई आर स्क्वायर। और कोई रबर आप खींचोगे तो वो मोटा दिखेगा या पतला दिखेगा? पतला, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन एल अपॉन एल। बस अब शिफ्टिंग करवा दो, mg पाई आर स्क्वायर, mg पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आते वक्त क्या हो जाएगी? टोटल उल्टी। तो ऊपर आने के बाद उल्टी, उल्टी मतलब वो वाली उल्टी नहीं, उल्टी मतलब टर्न मार देगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये अपॉन का एल है, कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और छोटा एल कहाँ रह जाएगा? आगे। तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस। जिसको लगे सर ये कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन नहीं। फोर्स की वैल्यू कितनी? फिर से बताता हूँ, mg अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये l डिवाइडेड बाय ये l। ये पूरी वैल्यू जब ऊपर शिफ्ट होगी तो सीधी रहेगी या उल्टी हो जाएगी? उल्टी, मतलब यहाँ आके क्या बन जाएगी? l अपॉन एल। बस वैसे लिखो, जो पसंद आए वैसे लिखो। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस देन? यंग्स मॉडुलस क्या बताता है कि जब आप लंबाई उस रोड को, या सॉरी रॉड नहीं बोलेंगे, वो रॉड हो या वायर, उसको जब खींच रहे थे तो रॉड आपको देख नहीं रहा था, आपको क्या कर रहा था? अपोज। क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मराठी में, हिंदी में बोलते विरोध करना। क्या करना? अपोज करना। आप आओगे और उसको लंबा करके चले जाओगे तो वो देखता थोड़ी रहेगा, वो आपको क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा? एक फोर्स। अपोज करने की कोशिश करेगा। भले आपके पास वेट ज्यादा है लेकिन वो क्या करेगा? अपोज करेगा। तो वो कितना अपोज करता है ये किस पे डिपेंड है? मटेरियल पे। किस पे डिपेंड है? मटेरियल पे। चलो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आई बात समझ में? हमारे पास दो मटेरियल है। हमारे पास एक इंटरनेशनल क्वालिटी का रबर है और ये नासिक द्वारका ब्रांडेड कंपनी स्केल है। अगर मैं इस रबर को थोड़ा भी वजन लगा दूं तो ये बेचारा खींचा चला जाता है। आई बात समझ में? ये खींचा चला जाएगा और टूट जाएगा। अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी थी इसने बताई। अब इस स्केल को मैं लटका देता हूँ, पैक कर देता हूँ, और यहाँ पे किसी जिसका वजन 50 किलो है अगर मैं उसको भी लटकाऊँ, ये टूटेगी नहीं, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो किस पे डिपेंड है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इतने वजन के कारण ये स्केल है लगभग 30 सेंटीमीटर की, हो सकता है ये इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से कितनी हो जाए स्केल की खींचने के बाद? 30.1। एकदम छोटा सा डिफरेंस, कितना चेंज आ जाए? 30.1। भाई वजन गिरेगा तो चीज इलोंगेशन मिलेगी, लेकिन रबर की तरह नहीं। रबर को लटकते ही पिछवाड़ा सूज जाएगा, है ना? तरबूज फूट सकते हैं, डायरेक्ट नीचे गिरेगा आदमी। आई बात समझ में? लेकिन इसको लटकने के बाद स्केल थोड़ी सी 0.001 में बढ़ जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। तो बताओ कौन सा मटेरियल अच्छा है? स्टील।
क्यों सर? बस इसे फटके भी अच्छे मिलते हैं ना, लगता भी बहुत ज़्यादा है, रबर से इतना दर्द नहीं होता। सो क्या मैं अब इसकी डेफिनेशन छाप सकता हूँ? यस, इतना बड़ा बोर्ड है तो छापना तो पड़ेगा। क्या दिखेगा? इट इज डिफाइंड एज, ये अगर छाप के, ये ऊपर का हो गया ना आपका लिख के सब, इसको मिटा देता हूँ तो डेफिनेशन बड़ा है थोड़ा। इट इज डिफाइंड एज resistance offered by material. It is defined as resistance offered by material. मटेरियल ने, इस वायर ने अपनी लंबाई चेंज होने के लिए जो विरोध किया कि भाई मुझे मत खींचो, ठीक है ना, मुझे खींचो मत, वरना मैं क्या करूंगा? अपोज। क्यों करेगा अपोज? उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, आपने उसकी पोजीशन क्या की? चेंज की, ठीक है। वो स्प्रिंग की तरह ही है ना, अगर आप स्प्रिंग को, स्प्रिंग है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, स्प्रिंग क्या है? अभी इक्विलिब्रियम में, हिल नहीं रही है। अगर आप उसको खींचोगे तो वो क्या करेगी? आपको अपोज। वो क्या बोलेगी? मुझे खींचो मत, मुझे पसंद नहीं, और कहाँ जाने की कोशिश करेगी? ऊपर। और ये कैसे होता है? ये तो पोटेंशियल एनर्जी से होता है। उसका ग्राफ भी चाहिए तो मैं एंड में सिखा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। कोई भी चीज लाइफ में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाई रखना चाहती है या लो? लो। कोई भी चीज तभी स्टेबल होगी जब वो मिनिमम पोटेंशियल पे आएगी, ये फिक्स है। पोटेंशियल क्या चाहिए? सबको कम ही चाहिए, जीरो पोटेंशियल चाहिए, तभी चीज क्या होगी? ये आएगी, स्टेबल पे आएगी, ठीक है। बात करेंगे उसके बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या है? हमने लिखा इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर बाय मटेरियल टू चेंज इट्स ओरिजिनल length is called Young's मॉड्यूलस। क्या कहलाएगा ये? यंग्स मॉड्यूलस। चलो फटाफट लिखो। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस, जैसे यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा ना, वैसे ही बल्क मॉड्यूलस के लिए हमें वॉल्यूम की बात लेनी पड़ती है। चलो वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। जब आप बल्क मॉड्यूलस पढ़ोगे उससे पहले आपको कुछ चीजें याद कर लेनी है। आपको लास्ट वीडियो में, लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे वॉल्यूम स्ट्रेस निकालते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस, और हमने ये भी सीखा था वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम क्या है? स्ट्रेन। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। क्या निकाला था हमने? फोर्स अपॉन एरिया। क्या है फोर्स अपॉन एरिया? अगर मैं लिख दूं वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था एक्चुअली? वॉल्यूम के ऊपर, किसी भी वॉल्यूम के ऊपर, मानो इस साइड से, ये पानी के अंदर हमने बलून डाला, इधर से प्रेशर, इधर से भी फोर्स, हर जगह से फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स लगा इस एरिया पे, फोर्स लगा इस एरिया पे, इधर से भी फोर्स लगा इस एरिया पे। क्या बोलोगे आप? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप क्या बोलोगे? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। इसने लगाया हुआ प्रेशर। तो फिर ये बलून क्या करेगा अंदर से? वो भी क्या लगाएगा? प्रेशर, अपोजिट प्रेशर। यही तो उस पर स्ट्रेस आ रहा है। आई बात समझ में? स्ट्रेस उसने लगाया, इसकी वजह से नहीं आ रहा, उसने लगाया, उसको अपोज करने के लिए जो ये फोर्स लगा रहा है वो क्या है? उसके लिए स्ट्रेस। इसने दबाव दिया, इसके कारण उस पर ट्रेस आ रहा है। लेकिन मानो इसने स्ट्रेस ही नहीं लिया, नहीं कहीं नहीं, दाबुंटा काम आला, तो फूट जाएगा ना, वो हवा निकल जाएगी। अगर हवा नहीं निकल रही तो हवा के मोलेक्यूल्स क्या कर रहे हैं? सब बलून के उस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स। इसकी वजह से ये जो वॉल है बलून की, उस पर काफी स्ट्रेस है। तो इसका मतलब इसका स्ट्रेस और इसका स्ट्रेस, तो टोटल जो फोर्स अपॉन एरिया है वो क्या बन जाएगा? डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन? क्या लिखोगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही सर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा वी, और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है? वी। अब मुझे बताओ, इतने ट्रेस में इसका बलून और ये बड़ा होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, या छोटा हो जाएगा, है ना, घर को जा तू। आई बात समझ में? हैप्पी बर्थडे करने नहीं आया तो ये छोटा होगा, इसलिए मैं साइन क्या लगा देता हूँ? माइनस।
ड्यू टू दिस कॉम्प्रेशन, ड्यू टू दिस प्रेशर इनसाइड द वाटर द बलून गेट श्रिंक। इतना प्रेशर आएगा कि थोड़ा सा वो दब जाएगा, इसलिए साइन क्या लगा है माइनस। माइनस नहीं है, छोटा हो जाएगा ना, इसलिए बताया। तो ठीक है, आपके पास ये भी है, ये भी है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है, चेंज इन फोर्स है, उसको कैसे मैंने बताया, डेल्टा पी से, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है, प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर और फोर्स के अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेशर कुकर में जो भाप होती है वो सीटी को ऊपर जाती है, ऊपर ले जाती है। सीटी ऊपर कैसे आई सर, फोर्स लगा होगा, तो फोर्स तो हर जगह लग रहा है। हमने कौन सा फोर्स कैलकुलेट किया, सीटी के ऊपर लगने वाला फोर्स अपॉन एरिया, मतलब क्या है, प्रेशर। भाई फोर्स और प्रेशर अलग है नहीं, जब आप एरिया के साथ कंसीडर करते हो ना, तब आपको क्या बोलना चाहिए, प्रेशर। तो बस हमें ये पढ़ना है बल्क मॉडुलस क्या है। बल्क मॉडुलस का सिंबल होता है के। आई बात समझ में। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा पी अपॉन स्ट्रेन क्या है, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, वी ऊपर चला गया, वी डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी, दिस इज योर के। पूरे वॉल्यूम को कॉम्प्रेस किया गया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये निकाला जाएगा। और मैंने आपको इमेजिन करने को बोला था, इमेजिन इंडियन सबमरीन अरिहंत इनसाइड वाटर, क्या होता होगा इस पे, सर पानी में उसकी तो मजे, फुल स्विमिंग, नहीं भाई, पूरे ओशियन का प्रेशर उस पे है, हर साइड से पानी क्या लगा रहा है, प्रेशर। जब आप किसी फॉरेन बॉडी में जाते हो ना, वो बॉडी आपको खींचने के लिए, मानो कि आप दलदल में फंसे हो, इनसाइड द मड, यू स्टक इनसाइड द मड, तो दलदल आपको बाहर धकेलेगी, अंदर खींचने की कोशिश करेगी। उसी तरह जब कोई चीज पानी में जाती है तो उसको पानी ऊपर नहीं फेंकता, वो अंदर थे, इसका मतलब ये पूरा ओशियन इस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर। तो बताओ ये प्रेशर को अपोज अगर नहीं किया, ये तो चिपक जाएगी। इसकी कॉस्ट कितनी होती है, 2000 करोड़, 3000 करोड़। तो ये पूरा जो मटेरियल है ये क्या कर रहा है, अंदर से उसको अपोज। तो अपोज करने की शक्ति ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, अगर वो ज्यादा नहीं होगी तो ना ओम भट्ट स्वाहा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ओम भट्ट स्वाहा। और हम ओम भट्ट स्वाहा होने नहीं देंगे। इंडियन आर्मी ना, इंडियन आर्मी सबकी बाप, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, तो हम इनको ऐसा होने नहीं देंगे। तो नेवी वाले लोग क्या करते हैं, जो भी इंजीनियर्स है ना, वो इसका मटेरियल ऐसा, उनको सब पता है क्वेश्चन कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्या उसका प्रेशर नीचे जाते जाते घटता है या बढ़ता है, बढ़ता है। अगर ऊपर रहे तो फिर नीचे जाने का ही नहीं ना सर, नीचे तो मछली, अरे भाई ये पूरा पैक होता है, ऑक्सीजन भी अंदर ही होता है इधर। अगर ऊपर रहे तो सोनार सिस्टम दूसरे कंट्री का हमें पकड़ लेगा, और वो क्या लॉन्च कर देंगे, टॉर्पीडो। क्या लॉन्च कर देंगे, टॉर्पीडो, पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल, इसको बोलते हैं टॉर्पीडो, लॉन्च कर देंगे। तो दुश्मन के सोनार रडार सिस्टम से बचने के लिए ये कहाँ जाते हैं, 600 मीटर, 700 मीटर, बहुत ज़्यादा नीचे, ताकि उनको कोई पकड़ ना पाए। तो क्या होता है, क्या ये थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, करता है, थोड़ा बहुत करता है। बॉडी इलास्टिक चाहिए, अगर बहुत ही हार्ड है तो टूट जाएगी, और लेकिन थोड़ी इलास्टिक है तो वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि ये स्टील, वो भी तो स्टील से ही बना है ना। अगर ये बिल्कुल ही चौक की तरह होता, हार्ड, तो थोड़ा ही फोर्स लगाते हुए इसके क्या हो जाते, दो टुकड़े। लेकिन इस पे मानो ओशियन का प्रेशर आया भी तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और प्रेशर हटते ही वापस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, क्योंकि इसका वो नेचर है। कोई भी हार्ड चीज़ परमानेंटली टूट जाती है, लेकिन जिसमें इलास्टिक नेचर है ना, वो चीज़ डिफॉर्म भी होती है और फिर से फॉर्म में आती ही है, जब उसका डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाए, वही है। तो ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। चलो डायमेंशंस पे बात करो, क्या डायमेंशन हो गए इसके, बताओ। क्या वॉल्यूम स्ट्रेन का कोई फॉर्मूला होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कट, तो वॉल्यूम का तो कुछ है ही नहीं भाई। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर समझ रहे हो ना, कोई भी टाइप का स्ट्रेन हो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, जीरो, डायमेंशन ही नहीं, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम क्या आएगा, सब कुछ कैंसिल। तो बचा क्या केवल यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो फोर्स का क्या डायमेंशन है, L1 M1 T-2, एरिया क्या होता है L2, ये ऊपर चला गया, क्या आएगा L-1 M1 T-2, बस यहाँ पे लिख दो L-1 M1 T-2, याद रखना।
ये आ गया आपका बल्क मॉड्यूलस। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? उसका सिंबल होता है के माइनस वी डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर अपॉन डीवी। छापो। इस तरह आपको एक एक टॉपिक को निपटाना है। मतलब आपको क्या आने चाहिए? स्ट्रेस स्ट्रेन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। जब हमने यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा तो क्या किया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब हमने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा, बल्क मतलब वॉल्यूम के रिलेटेड, बड़ी क्वांटिटी, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। जब हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में, तो क्या आएगा? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो अगर वो 6 डेफिनेशन आपकी लर्न है तो उसी के फॉर्मूले उठाना है, डिवाइड करना है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया ये। जाए आगे। नेक्स्ट इसके बारे में और एक टॉपिक, सब टॉपिक इसमें ऐड हो जाता है और वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कभी कभी कॉम्प्रेसिबिलिटी भी पूछ लेते हैं। जब आप किसी चीज पे प्रेशर लगाते हो हर साइड से, सर मतलब हम उसका बल्क मॉड्यूलस से तो निकाल रहे, जब हम किसी चीज को, जैसे कि हम सबमरीन का एग्जांपल लेते हैं, अगर ये पानी में सबमरीन है तो इस पे हर डायरेक्शन से क्या लगा हुआ है? प्रेशर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या कॉम्प्रेस होगी या नहीं होगी? पता नहीं। तो वो कॉम्प्रेस होगी या नहीं होगी ये कैसे निकालेंगे? कॉम्प्रेसिबिलिटी। और एक चीज हम भूल गए, इसके ये नहीं निकाले हमने, ऐसा यूनिट नहीं निकाला, इसका ये ऐसा यूनिट निकालो। अगर इसकी डायमेंशन वैसे भी जा रही है तो ये क्या बचेगा? केवल प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है बताओ? न्यूटन। और एरिया क्या है? पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसके ऐसा यूनिट, क्योंकि यहाँ भी ऐसा यूनिट हमें निकालना है। आई बात समझ? सर इसका भी लेंथ वॉल्यूम अपन, और वॉल्यूम तो कट ही होने वाला है ना, वॉल्यूम कट, क्या बचा? केवल प्रेशर। प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किस में लेते हैं हम? न्यूटन में। और एरिया किस में लेते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी के सिंबल को हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में लिखना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अगर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा आती है तो उस चीज की कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? कम। अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा आता है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कोई भी चीज की कॉम्प्रेस हो जाने की नेचर, बाय वर्च्यू ऑफ, और बाय दिस इज अ प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एनीथिंग अंडर प्रेशर इट गेट कॉम्प्रेस्ड। अगर कोई चीज कॉम्प्रेस हो रही है, मानो फटाक से कॉम्प्रेस हो जाती है, तो उसका बल्क मॉड्यूलस क्या है? कम। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस देन? इट इज, लिखो बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज, यस वेरी गुड, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस offered by मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, मटेरियल के द्वारा किया गया अपोज टू चेंज इट्स, वेरी गुड, इट्स वॉल्यूम अंडर स्ट्रेस, वी स्ट्रेस अंडर वॉल्यूम स्ट्रेस। जब उसको चारों साइड से प्रेशराइज किया गया, इमेजिन करो सबमरीन को, पानी के अंदर हर साइड से उसको पानी ने क्या किया? प्रेशर किया। सर पानी प्रेशर क्यों करेगा? मानो ये हम इंसान हैं और हमारे आजू बाजू में क्या है अभी? हवा। तो हमें हवा कौन सा प्रेशर लगा रही है? तो भाई हम भी प्रेशराइज है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे हवा क्या कर रही है? प्रेशराइज कर रही है। तो मेरे ऊपर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर वो पानी में, तो बताओ हवा से तो ज्यादा ही एटम है ना। एयर इज रेयर मीडियम एंड वाटर इज वेरी वेरी डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। तो इतना डेंसर है तो हजारों टन का प्रेशर उसके ऊपर होगा। अगर प्रेशर नहीं होता तो कागज की नाव बनाते और बारिश आते ही हम भी छोड़ते उनके साथ। इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल। इस स्टील की बॉडी ने जो अपोज किया कि भाई पानी तू कितना भी दबा ले, मैं दबूंगा नहीं। यही तो मराठी में और हिंदी में अर्थ इसका। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड मतलब विरोध केला, अपोज किया, विरोध करना, अपोज करना। किसने अपोज किया? मटेरियल ने। अगर मानो ये प्लास्टिक की बनी होती तो, है ना, चीन टपाक डमडम हो जाता। इसका क्या हो जाता? चीन टपाक डमडम। नाम में भी चीन आया है। देखो चाइना का अगर प्लास्टिक का सबमरीन यूज करते ना, टपाक डमडम हो जाता। ठीक है,
ठीक है, अभी थोड़ा चाइना की बदनामी कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इस वॉल्यूम। तो कौन बोला था कि वॉल्यूम बदल? पानी में जाते ही पानी में बोला अगर हमारे साथ रहना है तो तेरा चीन टपाक डम डम कर दूंगा। इसने बोला हम इंडियन आर्मी ने, कौन है? हम इंडियन आर्मी के लोग हैं, तेरी ऐसी की तैसी, हम पुचकने वाले नहीं हैं। सो क्या आप इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सबमरीन मटेरियल, दिस मेटल शीट टू चेंज इट्स वॉल्यूम अंडर वॉल्यूम स्ट्रेस। सर इकडूनच स्ट्रेस आहे? नाही रे बाबा, पाण्यात आहे ती, इकडनं पण आहे, इकडनं पण आहे, इकडनं पण आहे, सगळीकडनं स्ट्रेस आहे तिला। आई बात समझ? हर तरफ से क्या है उसको? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दे रहा है पानी, लेकिन वो दब नहीं रहा है। ऐसा ही तो मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो अगर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब वो बहुत ज्यादा अपोज करेगा, मतलब कितना भी प्रेशर दो हम पुचकेंगे नहीं। तो अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, वो पुचकना नहीं चाहता है, तो बताओ कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा आएगी या कम? कम कॉम्प्रेस होगा। तो हमें कैसा चाहिए? पानी में जाने के बाद कॉम्प्रेस होने वाला चाहिए या कम होने वाला चाहिए? कम होने वाला चाहिए। तो बल्क मॉड्यूलस क्या चाहिए? ज्यादा। यही तो हमारा टेस्टिंग का पॉइंट है। चलो छापो फटाफट, लास्ट वाला पढ़ेंगे फिर, ठीक है। होप इसमें भी कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्रेसिबिलिटी समझ गई, उसका ऐसा यूनिट नहीं देखा शायद। कॉम्प्रेसिबिलिटी का ऐसा यूनिट नहीं लिया हमने, 2 मिनट में कर देता हूं। बल्क मॉड्यूलस का ऐसा यूनिट क्या आया था? बल्क मॉड्यूलस वो आया था, ऐसा यूनिट उसका आया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी? कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। तो इसका अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर आया है तो उसका क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। ये है कॉम्प्रेसिबिलिटी के ऐसा यूनिट। उसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या आई थी? L-1 M1 T-2। तो इसकी क्या आएगी फिर? उल्टी। जो बल्कि है, जो बल्कि वो उल्टी कर देना है, क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन। तो इसकी क्या आएगी डायमेंशन? L1 M-1 T2। बस एक का ही याद रखना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी में क्या कर दो? उसका उल्टा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जाए आगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो तीनों टाइप के हमने, अरे कुछ छूट गया, बल्क हो गया मेरे ख्याल से। अभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी रह चुका है, यही पे निपटाएंगे। मैंने उसके लिए कोई स्लाइड नहीं छोड़ी, तो यही उसको निपटा देते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, इसको थोड़ा टाइम के लिए आप हाइड कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका सिंबल है ईटा, है ना? उसका सिंबल क्या है? ईटा। क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ, वेरी गुड, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। क्या है भाई शेयरिंग स्ट्रेस? क्या है? याद करो, शेयरिंग स्ट्रेस, वेरी गुड। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया। याद करना, कल की डायग्राम, आप लास्ट वीडियो की डायग्राम याद करो। ए बी, अगर आप उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, नीचे का एरिया तो फिक्स है, तो आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, किसी पर्टिकुलर साइड पे लगाओगे, तो फोर्स अपॉन एरिया। इस फोर्स की वजह से ये बॉक्स क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा टिल्ड होगा। क्या लिखेंगे उसके लिए हम? शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन कैसे होगी बॉक्स की हालत? ए बी तो अपनी जगह पे रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये बॉक्स अपनी जगह से ऊपर वाला जो सरफेस है ना, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और वही हम देखना चाहते हैं, ये वाला, कि ये कितना डेल्टा एक्स उधर शिफ्ट हो गया। ये वाली लंबाई को हम मान लेते हैं एल। अब क्या निकालते हैं हम उसमें? इसका थीटा, ठीक है। ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट किसके लिए कर रहे हैं? सॉलिड के लिए। ज्यादा नहीं होगा, होगा तो बहुत छोटा। तो क्या मैं लिख दूं? tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्या tan थीटा बहुत बड़ा है? नहीं, छोटा है। तो क्या मैं मान लूं tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा? तो सो थीटा क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा एक्स अपॉन एल। कैसे निकालते कि कितनी वो बॉडी शेयर हो चुकी है, कितनी वो बॉडी अपने लोकेशन से शिफ्ट हो चुकी है? कैसे निकालेंगे? tan थीटा समोर्ची बाजू एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, निकाल सकते हो। तो ये होगा शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में, ये होगा शेयरिंग स्ट्रेस। हमारा क्या फॉर्मूला है?
शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस। क्या है शेयरिंग स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन गया? ए नीचे आ गया, और ये इसके मॉडुलस का क्या सिंबल है? ईटा। ईटा क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया इंटू एंगल। बस ए नीचे आ गया, ये ऊपर जाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। कैसे लिख सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से? बट व्हाट इज आर थीटा? डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो फोर्स अपॉन ए एज इट इज, क्यू की वैल्यू क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन एल। एल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। ये रहा आपका नया फॉर्मूला। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो? बल्क मॉड्यूलस। ये आपका बल्क मॉड्यूलस। तो इस तरह हमने तीनों टाइप के मॉड्यूलस देखे। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल when change in its length, when change in its volume, when change in its shape, change in its shape। तो चलो एक ब्रांडेड डेफिनेशन बनाते हैं, है ना? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल while changing its shape under shearing stress। जब आप उस पे शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहे थे, सर मतलब क्या लगा रहा था? टेंजेंशियल फोर्स। क्या लगा रहे थे? टेंजेंशियल फोर्स। सर मजा नहीं आ रहा है, मजा आना चाहिए, तो लो मजा देता हूं आपको। मानो कि आप कहीं बैठे हो, और बैठ गए, आप आराम से बैठ गए, आप यहां बैठे मस्त, और आपने बैठते वक्त आपका बटुआ निकाला और बाजू में रख दिया। ठीक है, निकालते बटुआ ऐसे निकाला, ऐसे रख दिया, भले ही उसमें पैसे ना हो, लेकिन रख दिया। अभी रखना पड़ता है, अभी आप स्टूडेंट हो ना, अभी पैसे कहाँ है? या किसी को कहना है नहीं सर आपको पता नहीं, बहुत माल है मेरे पास। ये है बटुआ, और उसमें मैं डॉलर का सिंबल भी बनाता हूँ। मानो कि आप फॉरेन में हो, बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हो, और मुझे वीडियो कॉल करके दिखाने वाला हो, देखो सर आप बोलते थे ना पढ़ाई नहीं करता, डॉलर्स में खेल रहा हूँ मैं। भले एक ही डॉलर है, लेकिन डॉलर्स में खेल रहा हूँ। तो इंसान जो ना, इंसान बहुत स्वार्थी होता है, वो भी सिखाता हूं आज। इंसान का स्वार्थ भी हम पढ़ेंगे। इतने में एक सुंदर कन्या वहां आके बैठ गई। कौन आ गई? सुंदर कन्या आके यहां बैठ गई। आपको बहुत घाई है, चलो निकल जाते भाई, निकल जाते, लेकिन आपने समय का रिस्पेक्ट किया और आप वहां बैठे रहे। उसने आपसे बोला हे इंडियन गाय हाउ आर यू? तो आपने बोला यस आई एम रियली फाइन बट आई एम लोनली इन योर कंट्री। तो उसको समझ गया ये फटीचर आदमी है, कुछ बड़ी बड़ी फेंक रहा है। बाद में वो चली गई। क्या हो गई? बाद में चली गई। कहानी ये नहीं है। अब उसके बाद एक दूसरा आदमी आया, ये आपका बटुआ बना लेते फिर, जिसमें डॉलर्स पड़े हुए हैं, $1, और एक आदमी आया, वो बैठ गया यहाँ पे। अब आप बताओ, आपका बटुआ उसके तशरीफ के नीचे है, आप कैसे उसको हटाओगे वहां से? आप ये हाथ उसको कैसे लगाओगे? टेंजेंशियल। कैसे लगाओगे? टेंजेंशियल। उसको बोलोगे चल हट उधर। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? तो ये आदमी क्या होगा? थोड़ा सा बेंड होगा। कैसे? इस तरह। और आप आपका कीमती बटुआ यहां से उठा लोगे। बस यही है। कैसे आप फोर्स लगाया आपने? शेयरिंग। क्या डायरेक्ट ऐसा निकालोगे बटुआ? ऐसा नहीं निकाल सकते। कैसा निकालोगे? टेंजेंशियल फोर्स से। सो शेयरिंग स्ट्रेस मतलब ही क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये आपके दिमाग से हटेगा नहीं, क्योंकि डायग्राम ही एक वर्ल्ड में फेमस डायग्राम है। ऐसे वैसे डायग्राम, हाउ टू द रिमूव बटुआ फ्रॉम अंडर एनी तशरीफ्स, है ना? आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, छापो फटाफट इसको।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पॉइजन्स रेशो। इस पे सवाल आते हैं और ये बहुत आईएमपी टॉपिक है। हेडिंग लगाना है सबको, पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स बोलो, पॉइजन बोलो, जो बोलना है आप बोल सकते हो। पॉइजन्स रेशो किसके बारे में बात कर रहा है? पॉइजन्स रेशो इज डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, जिसको हम ट्रांसफर कहेंगे, टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। किसके बारे में बात हो रही है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब लैटरल क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, ये बारे में हमें समझना है। पहली बात, क्या कोई भी चीज़ जब इलोंगेशन होगी, जब उस पर प्रेशर आएगा, तो इलोंगेशन होना मतलब क्या हमेशा वन साइड से ही होती है? हम थोड़ी सी बात समझते हैं। मानो कि एक रॉड है, मानो एक रॉड है, इस रॉड पे स्ट्रेन आया। क्या आया? स्ट्रेन, या हमने उसको स्ट्रेस किया या खींचा, कुछ भी एक बात मान लो। हमने इस रॉड को क्या किया? खींचा। जब ये रॉड खींचा जाएगा क्या होगा? रॉड का जो थिकनेस था, मैं उसको कुछ नाम देता हूं टी, थिकनेस। क्या वो थिकनेस अब उतना ही बना रहेगा पहले जितना, या थोड़ा सा कम हो जाएगा? चलो मानते हैं कि पहले उसका जो थिकनेस था वो मान लेते हैं कि वो टी था, और पहले की जो थिकनेस था उससे अब उसका थोड़ा सा थिकनेस कम हो चुका है। वो आ गया है अभी आपका डेल्टा टी। क्या आ चुका है? टी। तो टोटल चेंज कितना आया? टोटल चेंज कितना आया? टी माइनस डेल्टा टी, या उन्होंने बी वर्ड यूज किया है। ये कितना था पहले? बी, इतना थिकनेस था। अब ये बीच में का कितना बचा है? बी माइनस डेल्टा बी। समझाता हूं फिर से, बी माइनस डेल्टा बी। जब आप किसी चीज को खींचते हो तो वो पहले मोटी होती है। रबर अगर आप खींचोगे, ये रबर इतना मोटा था, खींचने के बाद रबर इतना मोटा रहेगा नहीं, उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? चेंज। अब हम एक ही डायग्राम में इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये मानो कि उसकी पूरी थिकनेस है, इस थिकनेस को ले लेते हैं हम बी। ये पूरी थिकनेस कितनी इसकी? बी। ये इतना थिक था। उसके बाद ये थोड़ा पतला हो गया। पतला जो हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा पतलापन है ये यहाँ से और ये यहाँ से, उसको क्या मान लेते हैं हमें? डेल्टा बी। ये कितना कम हुआ है? डेल्टा बी। तो बताओ ये कितना बचा होगा फिर बीच में? बी माइनस डेल्टा बी। बी में से डेल्टा बी एक थोड़े थोड़े पार्ट चले जाए तो बीच में क्या बचेगा? बी माइनस डेल्टा बी। तो इसको क्या बता दिया हमने नाम? बीच में जो बचा हुआ ये छोटा पार्ट है, ये इतना, ये जो चेंज इन थिकनेस हुआ है ये है बी माइनस डेल्टा बी। तो जो इस साइड से चेंज होने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम? लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लैटरल, लैटरली, ठीक है, लैटरली चेंज किया गया उसको। दूसरी बात, पहले की लंबाई कितनी थी उसकी? एल। कहां तक थी वो? यहां तक, इतना लंबा था वो। कितनी लंबाई थी उसकी? एल। खींचा जाएगा तो लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ी? सर इतनी लंबाई बढ़ गई। क्या नाम देते हैं उसको? उस लंबाई को हम डेल्टा एल। थोड़ी तो बढ़ी ना भाई, यहां दिख रहा है ना ये इतना ही था, अब कितनी लंबाई बढ़ गई उसकी? डेल्टा एल। तो टोटल अब नई लंबाई कितनी उसकी? ये ओरिजिनल एल प्लस एक्स्ट्रा जो थोड़ी सी बढ़ चुकी है ना ये, तो टोटल लंबाई कितनी बन चुकी है? एल प्लस डेल्टा एल। कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज पे जब स्ट्रेस आएगा तो वो एक ही साइड से चेंज नहीं होगा, वो लैटरली भी चेंज होगा और साइड वाइज भी चेंज होगा। तो इस पे दो तरह का खिंचाव आया है। एक लैटरली ये कम हुआ है, लैटरली भी कम हुआ है, और लेंथ वाइज ये बड़ा है। इसको ही क्या बोलते हैं हम? लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई भी चीज में जब दबाव आएगा, कोई भी चीज पे जब दबाव आएगा या स्ट्रेस आएगा, वो दो साइड से चेंज होगा। लैटरली चेंज होगा और कहां से चेंज होगा? लॉन्गिट्यूडिनल चेंज होगा। चलो हम और थोड़ा सा उसमें डिस्कस करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। मानो आपके पास एक मिट्टी का गोला है, मिट्टी का गोला, एक आपने ऐसा स्क्वायर बना के रखा है मिट्टी का जो काफी स्मूथ है। अगर आप इस पे पैर रख दोगे ना तो ये तुरंत पचाक हो जाएगा, है ना, ऐसा साइड साइड में चला जाएगा। आपने क्या किया? उस पे एक हाथ रख के प्रेशराइज करना स्टार्ट किया इसको। क्या किया? प्रेशराइज किया यहां से। तो उसके बाद कुछ इस तरह का वो गोला बन गया मिट्टी का।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मिट्टी का ऐसा कोई आपके पास स्लैब दे दिया जाए, उसके आप अगर हाथ पैर रख दो तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो क्या अब उसकी जो थिकनेस थी, मोटाई थी, अब उतनी है या घट चुकी है? घट चुकी है। तो भाई पहले की जो मोटाई थी, मान लेता हूँ कि ये इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो बी है, मतलब यहाँ तक थी ना, वो ये लाइन थी इतनी मोटी, और ये जो इतना एक्स्ट्रा चेंज आया है, थोड़ा दब गया ना वो, इसको मान लेता हूँ मैं डेल्टा बी। तो अब कितना बचा है फिर? इतनी थी, इतनी घट चुकी, तो बची कितनी? ये जो नई थिकनेस है वो कितनी आएगी, बी माइनस डेल्टा। ठीक, क्या उसकी लंबाई में चेंज हुआ है? मान लो कि उसकी लंबाई एल है, उसकी लंबाई क्या है, एल है। अब लंबाई एल रही है क्या? नहीं, ये यहाँ तक ही एल है, और अब एक्स्ट्रा जो वजन के कारण बढ़ी है वो कौन सी है, डेल्टा एल। तो ओवरऑल लेंथ क्या है, एल प्लस डेल्टा। इसका मतलब कोई भी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो दो तरह के स्ट्रेन बताती है, एक ही नहीं, वो लैटरली भी स्ट्रेन करेगी और लॉन्गिट्यूडिनली भी स्ट्रेन करेगी, इधर से भी खींची जाएगी और इधर से भी पुचक जाएगी। तो दोनों कंडीशन का, दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है, पॉइजन्स रेशो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशो? इट इज द रेशो ऑफ लैटरल, ऊपर वाला, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, तो सब समझ जाओगे ना, लेंथ के रिलेटेड, अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझो, जेई हो, नीट हो, सीटी हो, सवाल दिखेंगे इस पे, 100% सवाल दिखेंगे, क्योंकि सब लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या पढ़ के आने वाले हैं, सब लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम का स्ट्रेस स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, और सवाल किस पे आ रहे हैं, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल म्हणजे वरची बाजू, लेंथ म्हणजे लंबाई, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, इसका जो चेंज है वही क्या कहलाएगा, पॉइजन्स रेशियो, वही क्या कहलाएगा आपका, पॉइजन्स रेशियो। ये डायग्राम छाप लो, इसको सब कॉपी कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। ओके चलो, सो ये हमने पॉइजन्स रेशो के बारे में पढ़ा। पॉइजन्स रेशो के लिए आपको एक सिंबल देना चाहिए, और वो सिंबल होगा आपका सिग्मा। ये हो गया आपका पॉइजन्स रेशो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। स्टैंडर्ड वैल्यू में भी दो कैटेगरी करते हैं हम। कैसा? पहला कैटेगरी होगा आपका होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल यूज करोगे तो इसका वैल्यू होगा -1 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 0.5। मतलब ये वैल्यू जो है पॉइजन्स रेशियो का, वो किसके बीच में लाई करेगा, -1 से लेके 0.5 तक। मतलब -1, 0, 0.1, 0.2, 0. कहाँ तक चलेगा, 0.5 तक। किसके लिए, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल। कहीं से भी जाओ उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम। अपने पास एक चीज़ है, ठीक है, ये एक स्टैंड है, शायद आप देख ना पाओ। अगर मैं इसको यहाँ से खींचूँ, यहाँ से, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। इतनी पावर है कि मैं इसको खींच भी नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब सर आप खाते पीते नहीं हो, लेकिन मैं सुबह 2-4 काजू बादाम खा के आया हूँ, लेकिन वो पावर भी काम नहीं आ रही। मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊँ लिटरली, तो ये कुछ भी नहीं काम कर रहा है। लेकिन आप शॉक हो जाओगे जब मैं केवल उसको छोटा सा फोर्स इधर लगाऊँ, ठीक है। इसका मतलब मैं बाहुबली मूवी देख के आया हूँ, ऐसा भी होता है। इसका मतलब क्या है, इसकी इस डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। यहाँ वो स्ट्रांग है, उसके बॉन्ड क्या है, काफ़ी स्ट्रांग, लेकिन इस दिशा में वो क्या हो जाते हैं, बेंड। इसको हम आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। ऐसा मटेरियल कि जिसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम, उस मटेरियल को क्या बोलोगे हम, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। क्या रियल लाइफ में सच में ऐसा मटेरियल लगेगा हमें, नहीं। तो हम एक्चुअल कंडीशन लेते हैं, एक्चुअल कंडीशन, और एक्चुअल कंडीशन में वो ये वैल्यू नहीं आएगी। क्या आएगी, 0 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 0.5। इसके बीच में लाई करेगा। किसके बीच में, इसके बीच में। आई बात समझ में। अगर रबर का पॉइजन्स रेशियो चेक किया जाए, रबर के लिए, रबर, तो याद रखना रबर का आएगा 0.5। अगर हम चाहिए तो स्टील के लिए करके देखते हैं, स्टील के लिए, स्टील का आएगा 0.3। ये कुछ वैल्यूज स्टैंडर्ड, बस हमें जानकारी के लिए चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। ये सब कुछ जो भी हमने पढ़ा ये पॉइजन्स रेशियो के बारे में। चलो इस वीडियो का अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। 12th में लैबोरेटरी में आपसे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा। उस प्रैक्टिकल को बोला जाएगा
यंग्स एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाएगा? यंग्स एक्सपेरिमेंट। और उस यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? यंग्स मॉड्यूलस। क्या करेंगे? यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस सबको पता है। एक्सपेरिमेंट का सेटअप बना लेते हैं और उसको खत्म करते हैं। उसके बाद हमें एक बढ़िया ग्राफ ड्रॉ करने को मिलता है और उस ग्राफ पे थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना है। इसके लिए आपको एक वायर दी जाएगी, वहाँ पे आपको कुछ वेट रखने के लिए एडजस्टमेंट दी जाएगी। ये वायर है, ये एक स्टेनलेस स्टील की वायर होगी, पतली सी वायर, बाल जितनी थिकनेस होगी उसकी, और इस पे वजन रखा गया है। इसका वजन हमें पता है, हमने रीडिंग का चार्ट बना लिया। रीडिंग के लिए हमें क्या लगेगा? वेट। तो वेट का रीडिंग है हमारे पास। उसके बाद लेंथ का रीडिंग है। हमने इनिशियल लेंथ लिख ली। मान लो इनिशियल लेंथ है वायर की 10 सेंटीमीटर। ये वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जब इस पे वजन ही नहीं था तो कितनी लंबाई थी इस वायर की? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है जिस पे हमने क्या रख दी है? स्केल। क्या रख दी है? स्केल। ऐसा वो सेटअप होता है। ठीक, मैं अभी बस समझाने के लिए कुछ नॉर्मल एक अपना सेटअप बना के बता रहा हूँ, एकदम स्टैंडर्ड लेबोरेटरी वाला सेटअप नहीं, समझने के लिए। अब मैंने शुरुआत में 1 किलो वजन रख दिया। कितना वजन रख दिया? 1। और देखा कुछ लंबाई में चेंज मिल रहा है क्या। आप सोचो, जब किसी वायर को वजन मिलेगा तो वो खींची जाएगी, और खींचने के बारे में हमने जबर सोचा। जब खींचा जाता है तो बताओ कौन सा मॉड्यूलस लगाते हैं हम? यंग्स मॉड्यूलस। उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मुझे नहीं पसंद। ओके, ये फॉर्मूला लिखो फिर, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। जो मन में आए वो लिखो। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो जो मर्जी वो करो। सर मैं फिर ये लिखूंगा वॉल्यूम। नहीं, वॉल्यूम नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल या टेंसाइल, जो मर्जी आए, कुछ भी नहीं करना है। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन? उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन छोटी लेंथ अपॉन बड़ी लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका क्या फॉर्मूला बना था हमारे पास? इसका बना था फोर्स का mg, एरिया का क्या बना था? पाई आर स्क्वायर, और ये l अपॉन एल। तो ये ऊपर चला गया, तो y का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? l ऊपर, mg बड़ा l अपॉन पाई आर स्क्वायर छोटा l। ये mg है कौन? ये mg एक्चुअली फोर्स है। और फोर्स कौन लगा रहा है? ये वजन। ये तो उसकी ओरिजिनल लंबाई है जो हमने ऑलरेडी नोट की है। कितनी ओरिजिनल लंबाई? 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास कितना फोर्स है, वजन, वो भी आपको पता है कितना, क्योंकि वजन अब ये नहीं रखने वाले, हम वजन बढ़ाने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है? mg है, ओरिजिनल लेंथ भी है, उसका थिकनेस भी है, ये दे के रखा होगा आपको। थिकनेस क्या होगा? दे के रखा होगा। जब थिकनेस चेंज होगा ना तो एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आता है गेज मेजर करने के लिए, वो भी हम निकाल लेंगे। और चेंज इन लेंथ तो हमें पता चलेगी। हमने क्या किया? उस पर वजन बढ़ाते गए। पहले वजन 1 किलो रखा, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, वजन कंटिन्यूसली बढ़ाते गए। एक समय पे ऐसा दिखा, जैसे जैसे हम वजन बढ़ाते गए, एक समय पे हमें ऐसा दिखा कि वायर की लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज मिला है। पहले जो वायर की लंबाई थी उसमें, अब मैं उसको चाहिए तो कलर बदल लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा चेंज मिला, थोड़ा सा, जब हमने बहुत ज़्यादा वजन उसमें रखने स्टार्ट कर दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक ही डायग्राम को मैं रफ करके बता रहा हूँ। जब कम वजन था तो वायर खींची नहीं गई थी, जब ज़्यादा वजन था तो वायर खींची चली गई। और वो जो छोटा सा चेंज हुआ है, बहुत स्मॉल चेंज होगा, उसको हमने नोट डाउन कर लिया, एंड दैट छोटा चेंज इज कॉल्ड है छोटी लेंथ। जो चेंज हुई है, ये वो छोटी लेंथ है जो क्या हुई है? चेंज, जो हमें चाहिए थी। इन सब वैल्यू को जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? यंग्स मॉडुलस की। कौन सी वैल्यू मिलेगी? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा, थोड़ा समझाता हूँ। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? इसको हम डेफिनेशन हमने तब भी लिखी थी, अभी भी लिखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज its length under influence of external
एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोलूँ या एक्सटर्नल की जगह पे लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जब आपने उस पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस नहीं दिया, कौन सा स्ट्रेस दिया, लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसा स्ट्रेस कि जिसकी वजह से क्या चेंज हो जाती है, उसकी लंबाई, ऐसा स्ट्रेस कि जिसकी वजह से उसकी क्या चेंज हो जाती है, लंबाई। ये जो ट्रेस लगा रहा हूं ना मैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, क्योंकि इस स्ट्रेस से क्या चेंज हुई, लेंथ चेंज हुई, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दिया तो क्या चेंज हो गई, उसकी लंबाई चेंज हो गई। जब हमने 1 किलो रखा था, कहानी सुनते हैं, मानो कि हम वायर की भाषा बोलना सीख गए। कौन सी भाषा बोलना सीख गए हैं, वायर की। हम भी वायर के अंदर चले गए और वायर के एटम बन गए। और बॉलीवुड में एटम सॉन्ग तो आपको पता है ना, कितना मजा आता है सुनने को, है ना। हमने 1 किलो रखा, जब वजन रखा तो वायर पे हल्का सा स्ट्रेस आया होगा, तो जब ये नीचे खींचने की कोशिश करेगा mg, ये लेंथ कहां खींचने की कोशिश करेगा, ऊपर। वजन बोल रहा है अरे हमारे वजन से तो तुझे हम खींच लेंगे, वायर के हर एटम क्या बोल रहा है, ये ना चाल पे, क्या बोल रहा है वो, ये ना चाल में बाबू, हम तो खींचने नहीं देंगे, हम ऊपर पकड़ के रखेंगे। रेजिस्टेंस टू ऑफर या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, ये मटेरियल क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको, लेंथ को चेंज ना होने देने का ऑफर कर रहा है, कि भाई तुम कितना भी वजन रख दो, हम लेंथ को चेंज होने नहीं देंगे, या होने भी दिया तो थोड़ा सा ही होने देंगे। फिर हमने बोला ऐसन बा, अब देख कैसी बैंडवा बजाते हैं, तो अब हमने रख दिया और ज्यादा वजन। जितना ज्यादा वजन रखोगे उतना लेंथ पे क्या आएगा, और ट्रेस, उसका हर एटम। लेकिन एक बात याद रखना, केवल यहां ट्रेस आएगा, यहां ट्रेस आएगा, यहां आएगा, यहां कहां आएगा, हर जगह पे सेम आएगा। वो ट्रेस को बिल्कुल बांट लेंगे, एक साथ आएगा तो हम टूट जाएंगे। वो क्या करेंगे, वेरी गुड, पर यूनिट लेंथ। कैसे बांट लेंगे, पर यूनिट लेंथ। अगर मानो उसके ऊपर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर लोड आ रहा है ना, अगर ये रस्सी 10 सेंटीमीटर की है, ये कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है, तो हर इस पे 1-1 न्यूटन बढ़ जाएगा, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, इक्वल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। सर ऐसे कैसे होगा, चलो मैं आपको और एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं समझने के लिए। मानो मेरे पास एक बलून है और मैंने यहाँ एक खिला लगा दिया है, नेल लगा दिया। मैंने बलून लिया और उस पर बलून को थोड़ा सा टच किया, बलून फट गया। बलून क्या हो गया, फट गया। क्यों फटा, सर खिले पे लगने के बाद बलून फटता है, ऐसा नहीं है। तो फिर तो आप ये बोलोगे कि सर जब हम स्लोप पे जाते हैं, घसरगुंडी पे जाते हैं तो चड्डी फटती है। फिजिक्स है ये, हमें चड्डी या फटाना वो नहीं सीखना है। जब बलून इस पे टच करेगा तो इसके प्रेशर के कारण ये पूरा बलून का वजन किस पे आया, इस छोटे से एरिया पे, और वो फट गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, हमने एक पैड लिया और इस पे बहुत सारे खिले लगे हुए थे, नोकीले खिले। इस पे बलून को रख दिया और उस पे पूरा हाथ दबा दिया। बताओ बलून कब फूटेगा, फूटेगा ही नहीं। क्यों, कहाँ गया वो प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रेशर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। यहां ज्यादा प्रेशर है, यहां प्रेशर क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे ही रस्सी पे वजन आएगा, रस्सी क्या कर लेगी, सेम डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। जब आप किसी रबर को खींचते हो तो ऐसा नहीं होता कि रबर कहीं मोटा कहीं पतला कहीं है, टेंशन कहाँ फैलता है, हर जगह सेम। एनएलएम में हमने जब पुली ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़े थे तो मैंने दिखाया था कि सिंगल वायर कॉमन टेंशन, हर जगह टेंशन क्या होगा, पर यूनिट लेंथ सेम होगा, वही चल रहा है। लेकिन जब वजन बढ़ाते गए, मराठीत काय म्हणतो आपण त्याला, कळ लागली। तो जब ये बढ़ाते गए तो कुछ समय के बाद ये देखा गया प्रैक्टिकली थोड़ी सी लेंथ में चेंज आई है। क्या आई है, थोड़ी सी लेंथ में चेंज। क्या आई है, थोड़ी सी लेंथ में चेंज। किसकी वजह से आई है, स्ट्रेस की वजह से। तो हुक्स ने बराबर कहा था, है ना, अपनी दुकान का हुक्स लगा के उसने ये कहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना खींचोगे बबुआ उतना खींचा चला जाएंगे, जितना खींचेंगे उतना खींचा चला। ऐसा मैं नहीं बोला, किसने बोला है, पंडित हुक्स ने। खींचो तो खींचते रहो, फिर क्या। अगर जिंदगी में यही करना है तो फिर कुछ नहीं रोक सकते। तो बस यही कहना चाहता है वो, कि आप अगर करोगे ऐसा तो अपने पास mg है, किसकी वजह से खींचा गया, वो mg की वजह से। mg की वैल्यू मिलेगी, ओरिजिनल लेंथ है ना आपके पास है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया माइक्रोमीटर क्रू गेज से नाप लेना, या एक्सपेरिमेंट में दिया होगा।
और जो लंबाई चेंज हुई है वो स्केल क्या यहाँ पे चपाती लटने के लिए नहीं बनाई है भाई, वो गिन लेना, उससे चपाती नहीं बनानी वहाँ पे। आ गया आपका आंसर। तो क्या निकाला आपने? यंग्स मॉडुलस। क्या निकाला? पहले जब वजन दिया तो वायर हिल नहीं रही थी, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, वजन बढ़ाते गए और उसके बाद खींची गई। तो जब वो पहले नहीं खींची गई तो उसका कारण क्या है? पहले जब नहीं खींची गई तो इस वायर ने क्या किया था? अपोज। क्या कर लिया था? अपोज। तुमको तो मैं ऐसे ही खिला लूंगी, ऐसे ही पकड़ के रखूंगी, खींचूंगी नहीं। तो ये जो इस मटेरियल का अपोज करना है कि मैं नहीं खींचूंगी, इसी को क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। और वो किस पे डिपेंड है? मटेरियल पे। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? तुम मुझे खींचो, मैं नहीं खींचूंगी। अब खींची गई है लेकिन ज्यादा है क्या? नहीं, थोड़ी ही है। इस अपोजिशन ऑफ मटेरियल को क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। आप वॉल्यूम खींच रहे हो, वॉल्यूम क्या कर रहे हो? किसी चीज को, बलून को दबा रहे हो, लेकिन वो बहुत कम दब रहा है, ज्यादा नहीं, तो वो क्या कर रहा है तब? अपोज। उस अपोजिस को क्या बोलते हैं हम लोग? बल्क मॉडुलस। चीजों को शेयर कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं हो रहा है, उसका शेप ज्यादा नहीं बदल रहा है, तो नहीं बदल रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपोज। तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर का मॉडुलस। ठीक है, हम उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। तो यंग्स मॉडुलस, ये वाई किसकी वैल्यू है? इतना फोर्स लगाने के बाद भी केवल इतनी सी ही लेंथ बदली, तो इसका मतलब इस वायर ने काफी अपोजिशन किया। क्या मैं ये बोल दूं, क्या इससे हम लोड बियरिंग कैपेसिटी भी ढूंढ सकते वायर की, कि वायर इतना वजन उठा सकती है? अगर एक वायर इतना वजन उठा सकती है तो क्यों ना मैं ऐसी वायर का पुल बांध दूं। कहाँ बांधू पुल? यहां बांध देता हूं। तो क्यों ना इस वायर से मैं एक बढ़िया पुल बांधू। इससे क्या फायदा होगा? हजारों जगह पे बीम लगाने से अच्छा एक ही बीम लगाऊंगा, ऊपर एक ऐसा रॉड खड़ा कर दूंगा और इसको क्या लगा दूंगा? वायर्स। क्योंकि मुझे इस वायर की क्या पता चल चुका है अब? यंग्स मॉडुलस। कि भाई यहाँ पे 4-5 ट्रक भी आए ना तो ये कहाँ पकड़ के खींचेगी उसको? ऊपर, क्योंकि ट्रक का, व्हीकल का वजन कहाँ जा रहा है? नीचे, और ये वायर कहाँ पकड़ रही? ऊपर। और ये ऊपर वजन कहाँ जा रहा है? यहाँ। इसके वहां दो कॉम्पोनेंट, एक एक्स कॉम्पोनेंट, एक, अरे गलत निकाल दिया, एक एक्स कॉम्पोनेंट, एक एक्स कॉम्पोनेंट और एक वाई कॉम्पोनेंट। और वाई कॉम्पोनेंट का है नीचे, और नीचे क्या है अपना? बीम। तो पूरा साइड का भी जो वजन है इधर का, वो सारा कलेक्टिवली कहां पे आके गिर रहा है? नीचे। तो ज्यादा बीम की जरूरत नहीं है, एक ही बीम सारा वजन अपने ऊपर ले रहा है, और जो बचा कुछ है वो वेक्टर कहां जा रहे हैं? ऊपर। इसलिए क्या निकालते हैं वायर्स का? यंग्स मॉडुलस। कि कितना भी वजन दो हम खींचे जाएंगे थोड़ा सा, और जैसे ही गाड़ियां चली गई वापिस क्या हो जाएंगे? अपने तरीके। तो ये जो वायर्स होती, जो क्रेन में अभी आपने कंस्ट्रक्शन पे देखा होता, वो जो वायर आती है ना, वो ऐसी नहीं लगाई जा सकती, उसका गवर्नमेंट टेस्टिंग होता है। क्योंकि नीचे कौन खड़े होते हैं? मजदूर। अगर किसी को कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी है? वो वायर की। तो वायर जितना वजन उठाती है, मानो वो 50-60 किलो वजन ले जाती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 600 किलो की। जितनी वायर लगाई है उस वजन के हिसाब से उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 10 गुना ज्यादा। टॉपिक है इसलिए मत पढ़ो, उसका रियल एप्लीकेशन समझ जाओगे तो जब भी आप वो सिनारियो देखोगे तो आपको समझ जाएगा ये कोई भी रस्सी नहीं है, वो सुतली नहीं कि लगा दी ऊपर खींचा। वो जो मेटल की वायर आती है उसका टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी उसका यंग्स मॉडुलस इतना स्ट्रांग होता है कि अपने वजन से वो 10 गुना वजन ज्यादा उठा सकती है, उसकी उतनी कैपेसिटी थी। ठीक है, अब लास्ट वाला एक ग्राफ देखना, ये बहुत आईएमपी है, स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी के एग्जाम में पूछा जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या इसको आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी बोल सकते हो, आईएमपी है। ठीक, यहां है स्ट्रेन, यहां है स्ट्रेन, और यहां है स्ट्रेस। आई बात समझ में? एक रबर था येलो कलर का, किसी ने लिया क्या उसको? ठीक है, अगर मिला तो दे देना फिर से। ठीक है, चलो इस पे करते हैं। जब आप स्ट्रेस दोगे तो ये खींचा जाएगा, स्ट्रेस दोगे खींचा जाएगा, स्ट्रेस दोगे खींचा जाएगा, स्ट्रेस दोगे खींचा जाएगा। आई बात समझ में? वैसे ही यहां हो रहा है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्ट्रेस दे रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस दे रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस दे रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इलास्टिक लिमिट। ये बैंड चिल्लाएगा, अरे भाई बस, अब क्या मारेगा क्या?
मैंने बोला ये ना सॉल्व है, अब तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। और ये कहाँ मेरा है, किसका, ये चंचल का है। तब टूट भी जाए तो अपना क्या, और पैसे तो मैं दूंगा नहीं, मजा नहीं आता ना पैसे देना। ओके, तो बस खींचते रहा, उस रबर ने बोल दिया सर आप सटिया गए हो क्या, अब टूट जाऊंगा मैं। मैंने कहा तू मेरा नहीं, मैं तुझे तोड़ ही दूंगा। अब क्या पहुंच चुका है वो, किस लिमिट तक पहुंच चुका है, इलास्टिक लिमिट, कि बस भाई अब मैं, अभी तक मजाक मस्ती में आप स्ट्रेस दे रहे थे, मैं स्ट्रेन कर रहा था, आप खींच रहे थे, मैं खींचा जा रहा था। अब लेकिन मेरा क्या खत्म हो चुका है, इलास्टिक लिमिट। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट। जिसके बाद अगर आप खींचोगे तो अब ये इलास्टिक नेचर नहीं बताएगा, कौन सा नेचर बताना स्टार्ट करेगा, प्लास्टिक। तुरंत नहीं, अभी भी अपने को एक चांस देगा। मरते बोलेगा आपको ऊपर वाले की कसम, है ना, ठीक है। क्या है ये, इलास्टिक लिमिट, लास्ट चांस देगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। अब यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे आपको काफी स्मूथ कर्व मिल रहा है। यहां पे कौन सा कर्व है, ये स्मूथ। स्ट्रेस दे रहे थे और वो आगे बढ़ रहा था, स्ट्रेस दे रहे थे, यहां पे आप स्लोप भी निकाल सकते हो, टैन थीटा भी निकाल सकते हो। उसके बाद एक लोअर पॉइंट आएगा। जैसे ही मैं इलास्टिक पॉइंट के बाहर थोड़ा खींचने जाऊं, इसके मोलेक्यूलर बॉन्ड क्या हो जाएंगे, लूज। अब ये प्लास्टिक नहीं खींचा जाएगा, इसके इंटरमोलेक्यूलर बॉन्ड क्या हो जाएंगे, लूज। और इसके कारण ये कुछ इस तरह कर्व दिखाएगा। अब इसका स्ट्रेस ज्यादा देने के बाद ये बिल्कुल पतला हो जाएगा बीच में से। उसके बाद भी मैंने, अब ये लिमिट हो चुका है, अब क्या हो रहा है, ये कभी भी टूट सकता है। इसके एटम अपने बॉन्ड क्या कर देंगे, अब लूज। अब उसको समझ गया कि आज अपना आखिरी दिन है। वो मन में क्या बोलेगा, हे भगवान मैंने जो भी पाप किया है, मैंने जो भी मोबाइल देखा है, मुझे माफ कर देना। अब लास्ट कंडीशन है इसकी। उसके बाद भी अगर हम स्ट्रेस देना चालू रखें, देखो हमने फिर भी और स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस देते ही और पतला हो जाएगा, और एक पॉइंट आने के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टूट जाएगा। उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और फ्रैक्चर पॉइंट पे आते ही वो अब इलास्टिक नेचर बताना क्या कर देगा, बंद, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेट। बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम लाइफ में सेट होना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई सेट ही नहीं हो रहा है। ये वो वाला सेट नहीं है, ये कौन सा सेट है, फ्रैक्चर पॉइंट। अब ये इलास्टिक नेचर नहीं बताएगा, कौन सा नेचर बताएगा, तो सर हमें कब कौन सेट होगा, जब आप पढ़ाई करोगे तब। उसका भी सॉल्यूशन है, पहले खुद सेट हो जाओ, फिर दूसरे को सेट करते रहना। जहां पे वो लास्ट अपना दम तोड़ेगा, उस पॉइंट को क्या बोलना है आपको, ब्रेकिंग ट्रेस। बस यहां से अब उसको टूटना है, इसके बाद उसको अब कोई नहीं बचा सकता, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। साल भर बच्चे उल्लू बनाते घर वालों को, बस पप्पा पढ़ रहा हूं, मार्क कम आ रहे, मैं पढ़ता हूं लेकिन कम आ रहे। लेकिन जिस दिन फाइनल बोर्ड का या आपके जेईई नीट का रिजल्ट आ गया, वो पप्पा का क्या रहता है, ब्रेकिंग पॉइंट। उस दिन पप्पा के हाथ में रॉड और आपके पास आपकी तशरीफ, बस आप आपकी तशरीफ बचाते भागो, पप्पा रॉड लेके भागेंगे। सो स्ट्रेस दिया, स्ट्रेन दिया। तो जहां तक वो बहुत खानदानी तरीके से ग्राफ को फॉलो कर रहा था, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक रीजन। जहां पे बहुत इज्जत से खींचा तो खींचा जा रहा है, हम बोल रहे वाह कितना बढ़िया, खींच रहे खींचा जा रहा है, खींच रहे खींचा जा रहा है। कौन सा नेचर बता रहा है, इलास्टिक। लेकिन अब उसका गला दब चुका है, अब वो रो रहा है, नहीं सर बस 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 बस। कौन सा लिमिट आ गया, इलास्टिक। अब मत खींचना, अव्वा हो जाएगा, अब खींचना मत, अव्वा हो जाएगा सर मैं फिर भी खींच रहा हूं। अब इसके बॉन्ड के मोलेक्यूल क्या हो गए, लूज। अब थोड़ा और एक भी झटका लग गया तो ये कौन से पॉइंट पे आ जाएगा, ब्रेकिंग ट्रेस पे। इसके बाद थोड़ा भी फोर्स उसको क्या कर सकता है, फ्रैक्चर कर सकता है। व्हाट इज फ्रैक्चर, आप उसके मोलेक्युलर बॉन्ड को क्या कर दोगे, रीलोकेट, तोड़ दोगे डायरेक्टली, और उसके बाद वो कौन सा नेचर बताने लग जाएगा, प्लास्टिक। अब इस कंडीशन से वापिस क्या बोलते हैं इसको, ये नहीं बन पाएगा, जो भी ये है हाथ में दिखने वाला जो भी है, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा। तो अब ये इलास्टिक नेचर क्या कर देगा अपना, हाँ थैंक्स, इतना कोई बड़ा महंगा गिफ्ट तो आजकल देता नहीं है, लेकिन थैंक यू रिद्धि माँ का, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ तक रोकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है हुक्स लॉ के बारे में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 पॉइंट पढ़े। पहला जो है वो क्या बोलते हैं हम उसको, यंग्स मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमने एक नया टाइप पढ़ा जिसको हमने पॉइजन्स रेशियो नाम दिया, जो लैटरल स्ट्रेस और लैटरल स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में, तो उसको भी हमने खत्म किया। और फिर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय आपके समय के लिए।